अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ मंगल की रात और दिसंबर की 2 तारीख, जबकि पाकिस्तान में बुध की सुबह और मंगल की 3 तारीख है। नाज़रीन, एक मरतबा फिर खबरें काफ़ी हैं और सीधा खबरों की जानिब बढ़ते हैं। और इब्तदा पाकिस्तान से करते हैं। दुनिया की पांचवीं बड़ी आबादी वाला मुल्क, दुनिया की छठी बड़ी फौजी कुव्वत, दुनिया का सातवां एटमी मुल्क, जो कि इस वक्त बगैर फौज के सरबराह के है। आज 4 दिन मुकम्मल हो गए, बल्कि पांचवा दिन शुरू हुआ है कि पाकिस्तान फौज के सरबराह नहीं है। न सिर्फ ये कि पाकिस्तान फौज के सरबराह नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक कमांड है, जो नई बनाई गई है 27वीं आईनी तरमीम के तहत, उसके सरबराह भी नहीं है। इसी तरह वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिन्होंने जिनका ओहदा भी इसी आईनी तरमीम के तहत उसकी गुंजाइश रखी गई है, वो भी नहीं है। तो गोया पाकिस्तान फौज की आला तरीन क्यादत इस वक्त गायब है, क्योंकि उनकी तैनाती नहीं हो सकी। तैनाती की वजह सबको मालूम है। एक नोटिफिकेशन का इंतजार गुज़श्ता 4 दिनों से हो रहा है, और उसी नोटिफिकेशन पर बहुत ज्यादा सियासत हो रही है। मेरा ख्याल यह है कि यह सियासत अब एक ऐसी बंद गली की जानिब बढ़ रही है, जहां पर के दोनों साइड्स के पास ऑप्शंस कम से कम होती चली जा रही हैं। देखिए, एक ऐसी अजीब सी सूरत हाल है कि जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान फौज की जो आला तरीन क़यादत है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है। क्योंकि जो सियासी क़यादत और फौजी क़यादत, इनके दरमियान बिल्कुल एक बहुत बड़ा बिल्कुल क्लैश नजर आ रहा है, जहां पर इख्तलाफ राय बेशक कहीं पर पब्लिकली उसके इजहार ना किया जा रहा हो, लेकिन जिस तरह अंग्रेजी में कहा जाता है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एंड व्हेन देयर आर नो एक्शंस इट्स अ स्टेटमेंट। यानी अगर आपके जो हरकत और सकनात होती हैं, वो आपके अल्फाज से ज्यादा ताकत रखती हैं, लेकिन अगर कुछ हो ही ना रहा हो तो ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है, जो कि बता रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। इस वक्त जो तातुल मौजूद है, और जिस तरह की खबरें, हर तरह की खबरें आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में शफाफियत नाम की चीज़ है ही नहीं। क्योंकि पाकिस्तान में मेरिट की बुनियाद पर एक चपरासी की शायद नौकरी तो लगती हो, लेकिन पाकिस्तान के आला तरीन ओहदों पर मेरिट का ख्याल नहीं रखा जाता, बल्कि वहाँ ये देखा जाता है कि कौन किसके साथ ज्यादा लॉयल है। मेरिट की बुनियाद पर अगर होता, तो आज पाकिस्तान इस बड़ी कशमकश में ना फंसा होता, जहां पर के आम पाकिस्तानी ये इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इस फौज की कमान कौन संभालेगा। वैसे तो सबका यही ख्याल था, और शायद अभी भी काफी लोगों का ख्याल है, कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम लाई गई थी, ये आसिम मुनीर साहब ही की ख्वाहिश पर लाई गई थी। और ये बेसिकली आसिम मुनीर साहब के स्पेसिफिकली उन्हीं के मफादात के लिए बनाई गई थी, ये उनके मुखालिफिन दावा कर रहे हैं। और जब आप उसकी लैंग्वेज देखें, और जूं जूं ये मामला बिगाड़ की तरफ जा रहा है, तो इस 27वीं आईनी तरमीम की कमजोरियां बड़े वाज़ेह अंदाज में सामने आ रही हैं। उनका मैं भी जिक्र करता हूँ कि कौन सी वो कमजोरियां हैं जो कि इस पूरे निज़ाम को खतरे में डाल रही हैं। और वजह यह है कि क्योंकि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है, ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग में नहीं बनी थी, बल्कि ये कहीं और बनी थी। और उसी वजह से उसमें जो जुबान इस्तेमाल की गई, उसमें बुनियादी तौर पर एक इदारे को ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। और उसकी वजह से अब ये मामला, पूरा निजाम आकर एक ऐसे मरहले में दाखिल हो गया है, जो मेरी राय में बहुत ज्यादा खतरनाक है। यानी इस वक्त दो किस्म की खबरें मार्केट में हैं, आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, और हम सब यही देख रहे हैं कि खबर ये आ रही है कि जी, जो इख्तलाफ राय है, वो बुनियादी तौर पर जो अहम तरीन ओहदे हैं उन पर तैनातियों के ऊपर है। यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक कैंप, यानी नवाज शरीफ साहब का कैंप, उनके बारे में दावे किए जा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी ख्वाहिश का बंदा यहाँ पर आए। जबकि आसिम मुनीर साहब ये चाहते हैं कि उनका जो नायब होगा वो उन्हीं की पसंद का होगा। इसी तरह जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, जो नया इदारा बनाया गया है इस 27वीं आईनी तरमीम के तहत, उसका सरबराह भी जो आसिम मुनीर साहब हैं, वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक लाना चाहते हैं, और नवाज शरीफ साहब अपनी ख्वाहिश के मुताबिक लाना चाहते हैं। और अब इस दौड़ में एक और दफ्तर भी शामिल हो गया, और वो आईएसआई के चीफ का है। तो अगर ये इन तीन इंपॉर्टेंट ऑफिस के ऊपर इतना ज्यादा मसला बना हुआ है, ये सबसे बड़ी दलील है कि पाकिस्तान के इस, यानी अहम तरीन इदारे में, इन पोजीशंस पर शायद मेरिट का ख्याल नहीं रखा जा रहा। अगर मेरिट का ख्याल रखा जाता, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई बहस भी होती, इस पर कोई सियासत भी होती, क्योंकि कानून अपना रास्ता लेता। जो सीनियर मोस्ट जनरल हैं, वो आते
और वो कमान संभालते, अपना वक्त पूरा करते चले जाते। जैसा कि भारत में होता है, जैसा कि अमेरिका में होता है, जैसा कि बरतानिया में होता है, दुनिया भर की अफवाज में यही होता है। सिर्फ पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत हमेशा पाकिस्तान फौज का सरबरा नहीं सिलेक्ट करती, बल्कि पाकिस्तान का बादशाह सिलेक्ट करती है, जो कि ये खुद फैसला करते हैं कि उन्होंने कितनी देर हुकूमत में रहना है। और कुछ यही हमें नजर आ रहा है, क्योंकि अगर मेरिट की बुनियाद पर बात होती तो शायद यहाँ पर, जिस समय ने अर्ज किया, मसला ही ना होता। अब हो क्या रहा है? अब ये हो रहा है कि इसकी वजह से सबसे जो बड़ा मसला बन गया सामने, वो मेरा ख्याल है 27वीं आईनी तरमीम बजाते खुद है। क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम की ये तो बहुत ज़्यादा कमजोरियां हैं, जिस समय मैंने अर्ज किया कि ये पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में नहीं बनाई गई, ये कहीं और बनाई गई थी। और इसीलिए इस पर ना तो कहीं कोई तकरीर कहीं हमने सुनी। वो नवाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त काफ़ी यानी ख्याल है लोगों का कि वो जिद कर रहे हैं कि अपनी मर्जी के लोग लाएंगे, उन्होंने इस आईनी तरमीम के हवाले से पार्लियामेंट की पैसेज के दौरान, जब पार्लियामेंट में इसका की मंजूरी दी जा रही थी, उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा था। वो सिर्फ आए, वहां पर उन्होंने वोट डाला और उसके बाद चले गए। और उस वक्त उन्होंने कोई तकरीर नहीं की, उसके जो कमजोरियां थी उनका जिक्र नहीं किया। उसमें सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि इस आईनी तरमीम में लिखा गया कि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा ये कंकरेंट ऑफिस होगा, यानी ये शख्स जो भी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा वो पाकिस्तान फौज का सरबराह भी होगा। मेरा ख्याल है ये एक फाश गलती है, क्योंकि जब आपने दो इदारे एक ही शख्स के अंदर डाल दिए या एक ही शख्स के हवाले कर दिए, तो उससे हुआ ये कि अब आपके पास ये इतना लॉक जैम बना हुआ है। तो इसमें आप अगर होते तो आपके पास सीनियर मोस्ट क़यादत मिलिट्री की आपके पास एयरफोर्स में भी मौजूद है, नेवी में भी मौजूद है। तो क्यों, क्या ये जरूरी है कि सिर्फ फौज ही का सरबरा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा? क्यों एयरफोर्स का सरबरा नहीं बन सकता? क्यों नेवी का सरबरा नहीं बन सकता, जैसा कि अमेरिका में होता है? दुनिया भर के जो इदारे हैं वहां पर कुछ इसी किस्म के वो रखे जाते हैं। लेकिन अब इस वक्त जो मामला जहां पर फंसा हुआ है, उसमें अब मसला ये है कि जब तक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती नहीं होगी तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं होगा, और जब तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं होगा तो उनका नायब कहाँ से आएगा? और इसी तरह जो दूसरे ऑफिसेज हैं वो भी खाली पड़े हैं। कल मैंने इस पर काफी बात की थी, पर तो फिर ये बात करूंगा कि ये पाकिस्तान के लिए नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा बहरान है, जो कि सियासत की नजर हो रहा है। यानी कि पाकिस्तान के इन आला तरीन फौजी ओहदों पर जो खतरनाक सियासत हो रही है, वो पाकिस्तान को एक ऐसी नहज पर ले आई है जहां पर के शायद वली खान वाली बात आखिर में समझ आए, कि जहां पर जब जियाउल हक और जुल्फकार अली भुट्टो के दरमियान मामलात बहुत बिगड़ बिगड़ गए थे, तो उस वक्त किसी ने वली खान से पूछा था कि आप क्या कहते हैं इस सूरत हाल पर? तो उन्होंने एक एक जुमला कहा था जो कि फिर तारीख में बार बार इस्तेमाल भी हुआ। उनका कहना था कि कबर एक है, बंदे दो हैं। और इस मरतबा भी शायद ये मामला उसी बंद गली की तरफ जा रहा है, कि जहां पर ये इख्तलाफ इतना ज्यादा शदीद हो सकता है कि जहां पर एतमाद एक दूसरे पर खत्म हो जाएगा और दोनों जानिब चलना मुश्किल हो जाएगा एक साथ। यानी शहबाज शरीफ साहब बहैसियत प्राइम मिनिस्टर, उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर नवाज शरीफ साहब, जैसा कि कहा जा रहा है कि वो एक मरतबा फिर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं और वो इसके लिए तैयार होते हैं कि आसिफ मुनीर साहब को यानी उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, तो यूं एक रिटायर्ड जनरल जो कि 5 दिन पहले रिटायर हुए हैं, उनका नोटिफिकेशन जारी करके उनको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया जाएगा। लेकिन ये जो वाकया है, इससे जो एतमाद को ठेस पहुंची है, यानी शरीफ बरदरान और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी से खत्म होगी। जिसका मतलब ये हुआ कि आने वाला निज़ाम कोई भी हो, यहाँ पर आने वाला प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो या उनकी बेटी मरियम नवाज हो, ये निज़ाम मेरा नहीं ख्याल कि ये मुस्तकिल बुनियादों पर इस्तेहकाम के साथ चल पाएगा, क्योंकि एतमाद खत्म हो गया है, एक दूसरे पर एतमाद नहीं रहा। और फिर इस चीज ने एक और भी चीज साबित की, वो ये है कि इस वक्त तक ये फैसला तो नहीं हो सका कि हमें आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इनके दरमियान जो सो कॉल्ड मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो भी इनकी कम्युनिकेशन हो रही है, जिस तरीके से भी हो रही है, उसमें जो भी बारगेनिंग हो रही है, मेरा ख्याल है कि उसके नतीजे में आसिम मुनीर साहब इंतहाई कमजोर हैसियत में सामने आएंगे, और वो अपनी ताकत को बहाल करने के लिए भी सिविलियन गवर्नमेंट को दबाने की कोशिश करेंगे, अगेन प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो। तो यूं मुझे लगता है कि यहाँ पर अब एक बड़ा सवाल ये भी सामने आता है कि शायद नवाज शरीफ साहब के साथ और शहबाज शरीफ के पास एक
ہسٹورک اپرچونٹی بھی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس نظام کو تھوڑا جتنا بڑا بگاڑ آیا ہوا ہے اور انہیں کے ہاتھوں آیا ہوا ہے، 27ویں آئینی ترمیم ان کے ہاتھوں آئی، 26ویں ان کے ہاتھوں آئی، اور اس کی وجہ سے پورا پاکستان کے آئین کا انہوں نے حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا، لیکن اگر وہ ابھی بھی اس نظام کو ٹھیک کرنا چاہیں یا اس کے لیے پہلی اینٹ رکھیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ آصف منیر صاحب کی جگہ کسی اور کا نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ ان کے پاس بالکل یہ پورا اس وقت حق بھی ہے، ان کے پاس یہ یعنی اتھارٹی بھی ہے، اور شاید یہی وقت بھی ہے، کیونکہ آ، آصف منیر صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے بھی باعزت طریقے سے اگر وہ ایگزٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یا پھر دوسرا جو راستہ ہے وہ پھر شاید آصف منیر صاحب کے پاس جو چوائسیز ہیں وہ بھی کم پڑتی جا رہی ہیں، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہر گزرتے دن دونوں سائڈز کے ساتھ آپشنز کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک طرف نواز شریف اور شہباز شریف آصف منیر کی جگہ کسی اور کو لانے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اور دوسری طرف آصف منیر صاحب اس پورے نظام کا حلیہ مزید بگاڑ سکتے ہیں اور ٹیک اوور کر سکتے ہیں۔ کیا مارشاء اللہ کی گنجائش ہے؟ مارشاء اللہ کی گنجائش تو ہمیشہ سے رہتی ہے، کیونکہ جس کے پاس طاقت ہے وہی طاقت استعمال کرتا ہے، یہی ہم نے ضیاء الحق کے دور میں دیکھا تھا، یہی ہم نے مشرف کے دور میں دیکھا تھا، اور ہم ایک مرتبہ پھر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال، کیا عالمی جو اس وقت حالات ہیں اس میں پاکستان میں ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو دنیا قبول کرے گی؟ بہت بڑا سوال ہے، ایک ایسے وقت جب پاکستان کے سیکیورٹی کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں اور پاکستان کے اکنامک مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، تو شاید یہ ایک ان کے لیے اچھا ٹائم نہ ہو کسی بھی اس قسم کی حرکت کرنے کا۔ اور یوں پاکستان کے سیاستدانوں اور جو فوجی قیادت ہے، جو اعلیٰ ترین تمام قیادت کے میں ذکر نہیں کر رہا، لیکن ایک آدھ جرنیل جو ہیں، ان کی جانب سے جو ان کی ایمبیشنز ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان کا نظام اتنے خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کہ جہاں پر یہ نظام اس وقت تو لڑکھڑا رہا ہے، یہ گر بھی سکتا ہے، اور اگر یہ گرا تو پاکستان میں مزید کیاؤس پیدا ہو سکتا ہے۔ آئی ہوپ کہ بیٹر سینس ول پریویل، اینڈ آئی ہوپ کہ سیدھا سادہ کام کرنا چاہیے کہ میرٹ کے بنیاد پر آصف منیر صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں، نئے چیف آف ڈیفنس فورسز کو لائیں اور میرٹ پر لائیں، اس میں کوئی سیاست نہ کریں، اور ان کو صرف اور صرف اپنے ملٹری افیئرس پر فوکس کرنے کی اجازت دیں اور ان کو پروموٹ کریں اس طریقے سے، تو تب بات بنے گی۔ ورنہ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی یعنی کچھ عرصے کے لیے شاید پاکستان میں کچھ زیادہ ہی نظر آئے، ایک ایسے وقت جب پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی پہلے سے بہت زیادہ ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کو تقریباً 28 دن بعد اپنی فیملی سے ملنے کی اجازت دی گئی، اس پریشر کے تحت جو کہ سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کے دوسرے جو قائدین ہیں انہوں نے سامنے لائی۔ آج بھی اڈیالہ جیل کے باہر جو دیکھا گیا، کافی بڑی تعداد میں لوگ آئے، اور اس کے بعد پھر جو عمران خان صاحب کی بہن ہے ڈاکٹر عظما خان، ان کو اجازت دی گئی، وہ اپنے بھائی سے ملی صرف 20 منٹ کے لیے۔ یاد رکھیے، یہ شخص اس ملک کا پرائم منسٹر رہا ہے، الیکٹڈ پرائم منسٹر، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ شخص پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر سمجھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ملاقات کا وقت صرف 20 منٹ، اور اس میں بھی جو ڈاکٹر عثمان نے بتایا، اب تو ہر طرف یہ بات زبان زد عام ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن ایک بات کا ذکر ضرور کروں گا کہ عمران خان جو کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کو مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ مزید اشتعال پیدا کرے گا، اور یہ وہ خوفزدہ لوگ جو کہ طاقت کے ایوانوں میں اپنے ارد گرد جو قانون کی فصیلیں کھڑی کرے بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں، اس سے وہ مزید غیر محفوظ ہوں گے، کیونکہ اس سے پاکستان میں اشتعال پھیلے گا۔ جتنا اشتعال پھیلے گا اتنی انسٹیبلٹی بڑھے گی، جتنی انسٹیبلٹی بڑھے گی اتنا ہی پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، اور وہ اکانومی جو اس وقت بہت زیادہ مشکل دور سے گزر رہی ہے، وہاں پر مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ اضافہ مشکلات میں صرف اکنامک نہیں ہے، بلکہ لا اینڈ آرڈر کے حالات بھی سب کو معلوم ہے، جیسا کہ آج نارتھ وزیرستان میں دیکھا گیا کہ وہاں پر اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا میران شاہ روڈ پر، اور ان کو جو ہے شہید کیا گیا، 3 اور ان کے اہلکار تھے ان کو بھی شہید کیا گیا، 4 اہلکاروں کو شہید کیا گیا، ایک ایسے وقت جب پاکستان میں انسٹیبلٹی بڑھ رہی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ میران شاہ بنو روڈ گزشتہ کئی ماہ سے تقریباً بند ہے، یہاں پر یہ واقعہ ہو رہا ہے، اس سے اندازہ کیجئے کہ انسیکیورٹی ان علاقوں میں کتنی زیادہ ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ کیجئے کہ ہماری انٹیلیجنس کمیونٹی کتنی زیادہ کمزور ہو چکی ہے کہ ان کو اپنے ایک اسٹیٹ آفیشل کو سیکیور کرنا بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب بن گیا ہے۔ اور یہ نہیں، بلکہ آج پاکستان میں ایک اور بڑی چینج یہ بھی آئی کہ جو ہمارے بلاک چین اور کرپٹو کرنسی کے جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں بلال بن ثاقب، انہوں نے آج اپنے عہدے سے ریزائن دے دیا۔ ان کا عہدے کا ریزگنیشن جو ہے وہ افیکٹو ہے 21 اگست سے، اور اس میں
उनकी जो इस ओहदे पर जो उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी वो 26 मई को हुई थी। और इसकी वजह बताई जा रही है कि चूंकि वो इस वक्त पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के भी चेयरमैन हैं, तो इसलिए उनको कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन साथ ही एक और भी खबर मार्केट में गर्दिश कर रही है कि इसकी एक और वजह यह भी है कि अगर ये दो ओहदे रखते तो शायद पाकिस्तान के खिलाफ FATF के तहत भी कुछ एक्शन हो सकता था, क्योंकि पाकिस्तान वहां पर जो इंटरनेशनल लॉ है वहां पर कुछ वल्नरेबिलिटीज उसके लिए थी। और वल्नरेबिलिटीज की बात तो हो रही है, लेकिन साथ कानून का ये हाल है कि आज सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि वफाकी आईनी अदालत के जज के आगा, उनकी आज एक वीडियो वायरल है जिसमें कि वो क्लशनिकोव से फायरिंग कर रहे हैं, हवा में फायरिंग कर रहे हैं। वो देखकर हैरानगी भी हुई, परेशानी भी हुई, और अफसोस भी हुआ कि इनको लाने वाले कितने बड़े, यानी वो भी ट्रिगर हैप्पी हैं, शायद इसीलिए उनको इस किस्म के शख्स पसंद आए। और इसी दौरान बलूचिस्तान में, वो बलूचिस्तान के जिसका तकरीबन 70% एरिया डी एरिया समझा जाता है, यानी वहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, वहाँ पर एक कोई MPA हैं जो कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। और उनको जिस किस्म की सिक्योरिटी दी जा रही है, ये वीडियो आप देख रहे हैं कि एक गाड़ियों का काफिला है जो खत्म नहीं हो रहा, इतना तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल नहीं है जितना इन साहब का है। तो ये पाकिस्तान की वो रियलिटीज हैं कि एक तरफ एक शख्स जो कि एक MPA है, कोई वजीर भी है शायद बलूचिस्तान का, और इसके बारे में कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा लैंड ग्रैबर भी है। वो इतने बड़े काफिले में जा रहा है और वो स्टेट के रिसोर्सेज का इस तरह इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि इस्तेहसाल कर रहा है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया का एक जज नजर आ रहा है कि वो फायरिंग कर रहा है। और तीसरी तरफ पाकिस्तान का एक साबिक प्राइम मिनिस्टर काल कोठरी में रखा जा रहा है, आइसोलेशन में रखा जा रहा है। उसके और उसके अहल खाना के साथ हर किस्म का जुल्म और ज्यादती की जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक नहीं कई पाकिस्तान नजर आते हैं। और जब भी किसी भी मुल्क में एक से ज्यादा एक जैसी या एक से मुख्तलिफ कंपीटिंग रियासतें बनना लगें, तो वहां पर हमेशा क्याओस आता है। जब क्याओस आता है तो फिर वहां पर शायद रेवोल्यूशंस के लिए रास्ते बनते हैं, शायद वहां पर एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है, या वहां पर एक बहुत बड़ा मसला भी खड़ा हो सकता है। खुदा करे कि हमारे मुल्क को अल्लाह महफूज रखे, और खुदा करे कि यहाँ पर ठीक फैसले लिए जाएं। अभी भी कुछ हाथ से नहीं गया, ठीक फैसले लें, आइन कानून और मेरिट का ख्याल रखें, पाकिस्तान के मफादात का ख्याल रखें, तो मामला ठीक हो सकते हैं। और आखिर में थोड़ा जिक्र अमेरिका का, जहाँ से खबर है कि अमेरिका ने अब बाकायदा 19 ममालिक से जितनी भी इमिग्रेशन की एप्लीकेशंस थी, जिनमें ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस हैं, सब पर उन्होंने फ्रीज लगा दिया है। अब उनके कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी। वो ममालिक जिनके जिनके ऊपर ये फ्रीज लगा है, या उनकी जानिब से या इनके इन ममालिक से ताल्लुक रखने वाले लोगों की जो एप्लीकेशंस यहाँ पर आई हैं अमेरिका में USCIS के पास, जो कि अमेरिका का कस्टम और इमिग्रेशन का इदारा है, वहाँ पर अब उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी ताहुक्म सानी। यहाँ पर जो ममालिक इस फहरिस्त में शामिल हैं 19 ममालिक की, उसमें अफगानिस्तान है, म्यांमार है, चाड है, कॉन्गो है, इक्वेटोरियल गिनी है, एरिट्रिया है, हेटी है, ईरान है, लीबिया है, सोमालिया, सूडान, यमन, और फिर साथ पार्शल बैन भी कुछ लगा है जिनको वीजे, ये इन ममालिक को तो वीजे भी नहीं दिए जा रहे, और इनके कोई जो इतनी भी इनकी एप्लीकेशन हैं कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही। और बाकी जो दूसरे ममालिक हैं उनमें बरूंडी है, क्यूबा है, लाओस है, सीरिया लियोन है, टोगो है, तुर्कमेनिस्तान है, और वेनेजुएला है। तो इससे तकरीबन कहते हैं कि कोई 1.5 मिलियन लोग मुतासर होंगे कि उनकी जो वीज़ा की एप्लीकेशंस हैं उन पर अब कुछ कार्रवाई उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि अमेरिका की पॉलिसी चेंज ना हो। सर ट्रम्प का कहना है कि वो जो इलीगल इमिग्रेशन है उसके खिलाफ अपना क्रैकडाउन मजीद बढ़ाएंगे, और साथ ये कि ऐसे ममालिक जिनके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ से अमेरिका के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं, इनके ममालिक को अब इतनी आसानी से ना तो वीज़े दिए जाएंगे और ना ही अमेरिका में मुस्तकिल सकूनत या शहरियत दी जाएगी। और यकीनन इसके ऊपर यहाँ पर अभी अदालतों में भी मामलात बढ़ेंगे, लेकिन सर ट्रंप इस पॉलिसी पर मुकम्मल तौर पर कारबंद है और आज इस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग, यानी वकला का कहना है कि बहुत सारे लोगों के जो इंटरव्यू स्केड्यूल थे वो कैंसिल हो गए, यानी उनके ग्रीन कार्ड या किसी और के या सिटीजनशिप के जो इंटरव्यूज थे वो सारे कैंसिल हो गए, जिससे कि लोगों के लिए काफ़ी मसाइल पैदा हो रहे हैं। और इसकी वजह से जो लोगों के केसेस हैं जो कई कई साल इंतजार कर रहे थे, अब शायद उनको मजीद कई साल इंतजार करना पड़ सकता है। जाने से पहले आपसे एक बार तो फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।